स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि हम लोग आने वाले लेक्चर में एक सीपीआर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं। आप लोग अपनी तरफ से तो मतलब पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, बाहर जब आते हैं तो आप लोग अपने आप दोस्तों के साथ ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरा पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ, मैंने सीपीआर का क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक लिखा है, मेरे 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। लेकिन जब पेपर का रिज़ल्ट आता है तो आप लोग वहाँ पे अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं, तो आपके कभी किसी के 2 नंबर लगे होते हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6। तो अब मैं आपको इस लेक्चर में ये गाइड करूँगा कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं और क्या आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सीपीआर का सॉल्व किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम उसको सबमिट करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे। पहले मैंने इस वजह से सबमिट कर लिया है क्योंकि इसके पोर्टल में सम टाइम इस तरह होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो पुट नहीं हो रही होती। तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं साथ साथ दोबारा आपको वैल्यूज़ वहाँ पे जो है वो पुट करके बताऊंगा और एंट्रीज भी चूज़ करूंगा और आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सी एंट्री चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करनी है। जी, तो यहाँ पे हमें उसने बता दिया है कि आपने इस डिपार्टमेंट 2 का सीपीआर बनाना है। बेसिकली क्या है कि आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक एग्ज़ाम के लिए पास पेपर का, उसमें आपको डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 गिवन है और इसी तरह आपने एज वेल एज डिपार्टमेंट 1 का भी सीपीआर बनाना है और डिपार्टमेंट 2 का भी बनाना है। लेकिन अब इधर मॉक में आपने सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट 2 का सीपीआर बनाना है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपने यहाँ पे एक सीपीआर बनाना है, बाकी एक बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, प्रोसीजर और जो आपके पास मेथड है वो सेम रहता है। तो अब हम मतलब अगर कैलकुलेशन की तरफ चलें तो उसने लिखा हुआ है यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो कि आपके पास 15,000 है। हम लोग क्वेश्चन में गए, हमने यहाँ पे एंट्री चूज़ की यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 15,000, ये मैंने 15,000 की वैल्यू लिख दी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक ही आप लोग यहाँ पे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एंट्री चूज़ किया यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट की। आप लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, पेपर के अंदर आप लोगों को नहीं पता होता कि आपने गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट लिखनी है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपने यूनिट्स अभी बनाए नहीं हैं, जो मतलब अब आपके पास ये सिर्फ प्रीवियस डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिट्स आए हैं। आपने इनके ऊपर अभी तक वर्क नहीं किया, कोई भी आपकी तरफ से काम नहीं हुआ। तो इस वजह से आपने इनको गुड्स नहीं लिखना, आपने यूनिट्स ही लिखना है, क्योंकि आपके लिए ये भी इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो अब देखें, आपने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट लिख लिया 7,000। फिर इसी तरह यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफ़र आउट, मतलब यूनिट्स बन तो चुके हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र वेयर हाउस में अभी तक नहीं हुए। उनकी अमाउंट थी 1,000 क्वेश्चन में, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। फिर इसी तरह यूनिट्स जो आपके पास वर्क इन प्रोसेस में रह गए वो भी 7,000 थे, वो भी आपने यहाँ पे लिख दिए। ये सारा डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ लिखी। तो अब देखें, इन तीनों वैल्यूज़ का सम बनता है 15,000। तो देखें, आपका यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ चुका हुआ है। अब बारी आती है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपने डेबिट साइड की कॉस्ट लिखनी होती हैं सारी। अब ये भी आपको जो है वो कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर के कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वो थी 1,35,000 की। आपने वो 1,35,000 यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो बच्चा लिख लेता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता कि ये 9 रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं। तो ये 9 रुपीज़ आप देखें, आपके टोटल यूनिट है 15,000 और टोटल कॉस्ट उन पे आई है 1,35,000। तो आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो यूनिट कॉस्ट 9 रुपीज़ निकल आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मटेरियल की कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 90,000, ये देखें। इसी तरह आपको क्या कहते हैं, लेबर की कॉस्ट गिवन है 1,32,500 और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है, आपने वो लिखनी है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये वाली पहली एंट्री ठीक कर लेते हैं क्वांटिटी शेड्यूल की, लेकिन इस जगह पे आके ब्लंडर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं आप लोग, यहाँ पे भी आप देखें तो मटेरियल की 2 एंट्रीज दी हुई हैं। एक सिंपल मटेरियल दिया गया है आपको, एक मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में दिया गया है। तो अब आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने यहाँ पे कौन सी एंट्री चूज़ करनी है। देखिए, मैंने जस्ट मटेरियल की एंट्री चूज़ किया है, इसी तरह जस्ट लेबर, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने वर्क इन प्रोसेस क्यों नहीं चूज़ किया? उसकी वजह यह है कि आप लोग अभी
डेबिट साइड की एंट्रीज को चूज कर रहे हैं, अगर आप टी अकाउंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी आप लोग इनपुट्स लिख रहे हैं। तो इनपुट्स में अभी आपने मतलब कोई कॉस्ट लगाई ही नहीं है, तो वो वर्क इन प्रोसेस में किस तरह चली गई। ठीक है, तो अभी आपने इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को चूज करना है। वर्क इन प्रोसेस में तो बाद में जाएंगे जब उनके ऊपर काम शुरू होगा, तो इस वजह से आप लोग वर्क इन प्रोसेस लिखोगे। तो मैंने देखें मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यूज लिखी, आगे उनकी टोटल कॉस्ट लिखी, मेरे पास उसका आंसर आ गया। अब बात यह है कि ये मैंने 6, 10 और 5 किस तरह निकाला। ये देखें, आपके पास टोटल यूनिट थे 15,000, उन 15,000 को आपने इन 90,000 पे डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। लेबर की वैल्यू थी 1,32,500, आपने डिवाइड किया 10 पे और 15,000 यूनिट्स पे, वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज़ पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी 66,250, आपने डिवाइड किया उनको 15,000 पे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 5 रुपीज़। ठीक है, आपने इन चारों कॉस्ट का सम किया, वो आ गया आपके पास 4,23,750, और यूनिट कॉस्ट में सबका सम किया तो आपके पास जो पर यूनिट कॉस्ट आई वो क्या आई, 30 रुपीज़ आई आपके पास। अच्छा, अब आ जाए गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, गुड्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर आउट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लोग मिक्स एंट्री किस किस को एंट्री करते हैं, ये वाली एंट्री फर्स्ट क्वांटिटी शेड्यूल की और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की एंट्रीज को आप मिक्स करते हैं। अब एक और भी डिफरेंस, ये देखें, आप यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू लिख रहे हैं कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, इस वजह से आपने यहाँ पे चूज किया क्योंकि यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स लिख रहे हैं। और यहाँ पे गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट क्यों लिखा गया, क्योंकि आप इन यूनिट्स की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो जो बन चुके हैं और ट्रांसफर आउट हो चुके हैं उन पे कितनी कॉस्ट आई, और जो बन के अभी तक वेयर हाउस में ट्रांसफर नहीं हुए उन पे कितनी कॉस्ट आई। तो यहाँ पे आप लोग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप नंबर ऑफ यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मैंने गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट की एंट्री चूज़ की, फिर गुड्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर की एंट्री चूज़ की। अब वो कितने कितने थे, 7,000 थे और 1,000 थे। पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या थी, पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 30 रुपीज़। तो वो 30 को आपने 7,000 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 2,10,000, और गुड्स कंप्लीटेड नॉट ट्रांसफर की अमाउंट थी 1,000 यूनिट्स, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आपके पास कॉस्ट आ गई इनकी। अब आती है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की बारी। तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी में उसने आपको बताया हुआ है कि 7,000 यूनिट्स जो हैं वो अभी अंडर द प्रोडक्शन है, अंडर मैन्युफैक्चरिंग है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो आप देखें जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से टोटल कॉस्ट आपको आई वो 1,35,000, मीन्स पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपीज़। तो वो आपके पास जो ये कॉस्ट है ये 15,000 यूनिट के ऊपर है। लेकिन अब आपके पास वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट है, 7,000। तो आपने इन 7,000 की कॉस्ट भी तो कोई ना कोई निकालनी है ना, कि क्योंकि 8,000 यूनिट तो चलो बन चुके हैं, तो आपने 8,000 को वो ये इस पोर्शन में कुछ ना कुछ कॉस्ट चार्ज कर दी, लेकिन बाकी के उस 7,000 यूनिट के ऊपर भी तो कोई कॉस्ट आनी है ना। वो कॉस्ट आप किस तरह निकालेंगे, इस 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, वैल्यू आएगी 63,000। आप 63,000 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी मल्टीप्लाई किया तो 63,000 वैल्यू आ गई। अब बारी आती है मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस। ये वैल्यू आपने कैसे निकाली, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रफ शीट के ऊपर पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट्स यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन इक्विवेलेंट्स यूनिट्स की बेस पे पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट फाइंड आउट करते होते हैं। तो अब ये इक्विवेलेंट्स यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको ये बताऊं। तो इक्विवेलेंट्स यूनिट्स ये होते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपको समझाऊं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि जी ये 500 mg की टैबलेट है, आपने ये आधी सुबह खानी है आधी शाम को खानी है। तो अब आधी सुबह आधी शाम का मतलब 250 mg सुबह 250 mg शाम को। तो कलेक्टिव अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपने कितनी डोज ली, तो आप बोलेंगे मैंने 500 mg ली। लेकिन इंडिविजुअल देखा जाए तो वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 250 mg है। तो इसी तरह ये इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है। एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास दो जो हैं वो 500 ml की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और मैं आपसे पूछूं कि ये इंडिविजुअल तो आपके पास 500 ml की दो कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज मैं कलेक्टिव अमाउंट पूछूं कितनी है आपके पास, तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास 1000 ml की जो है वो कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है इस टाइम। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट का भी यही प्रोसीजर होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप बताते हैं कि हमने इतने परसेंट काम कर लिया है, मतलब हमारा इतने परसेंट यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अब मैं आपको बताऊं, उसने आपको बताया हुआ है कि लेबर जो मटेरियल है ना वो अपना 100% कंप्लीट हो चुका है। मतलब इन 7,000 यूनिट के ऊपर मटेरियल 7,000 के 7,000 यूनिट का खर्च हो चुका है जितना भी लगना था, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर और लेबर के अंदर 75% वर्क कंप्लीट हुआ है। 75% वर्क कंप्लीट होने का मतलब अब हमने ये भी तो आइडेंटिफाई करना है ना कि चलो 75% वर्क कंप्लीट हो गया तो यूनिट्स कितने बन गए हैं। तो हम इन 7,000 यूनिट्स का 75% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5,250। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5,250 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्क इन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, ये दो चीज़ों का सम होता है, इसमें लेबर और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट होती है। तो अब आपके पास जब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल आए 5,250 और आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी निकली हुई है, वो कैसे निकली हुई है, वो इस तरह के आप देखो, आपके पास 90,000 यूनिट्स थे, आपने 15,000 पे उनको डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 6 रुपीज़। इसी तरह लेबर की कॉस्ट थी 1,32,500, आपने इसको 15,000 पे डिवाइड करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज़। इसी तरह आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट है वो है 66,250, आपने इसको 15,000 पे डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। अब जो आपके पास वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स है ना, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकले हैं, आपने उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखें क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि जो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब 7,000 के 7,000 यूनिट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट है, मतलब मटेरियल सारा यूज़ हो चुका है। तो अब आप 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मटेरियल की पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट से, जो कि है 6 रुपीज़, आपने मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 42,000 वैल्यू। लेकिन वर्क इन प्रोसेस की जो लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट्स निकले थे वो थे आपके पास 5,250। तो आपने 5,250 को मल्टीप्लाई करना है लेबर की पर यूनिट कॉस्ट जो कि 10 रुपीज़ थी, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 52,500। इसी तरह रिस्पेक्टिवली आपके पास जो वैल्यू आएगी क्या कहते हैं इसकी वर्क इन प्रोसेस के फैक्ट्री ओवरहेड के जो यूनिट्स थे वर्क इन प्रोसेस में, वो कितने निकले थे, वो निकले थे 5,250। उनको आप इसके फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 26,250। आपने इन चारों कॉस्ट का सम निकालना है, वो आएगा 1,83,750। इसमें आपने ये वाला 30,000 और ये वाला 2,10,000 ऐड करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4,23,750। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वल आ चुका है और यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 15,000 इक्वल आ चुका हुआ है। अब मैं क्वेश्चन को सबमिट करूँगा तो देखते हैं आप लोग मुझे ये मॉक में कितने मार्क्स मिलते हैं जी। तो ये देखें मुझे यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं की, इस वजह से मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो आप लोग भी जब इसी तरह बिल्कुल प्रॉपर होशो हवास के साथ एक एक एंट्री को देख के अच्छे से केयरफुली जब उसको सॉल्व करेंगे और हर एंट्री जो जहाँ पे बनती है उसको वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो पेपर के अंदर नो डाउट थोड़ा पेपर प्रेशर भी होता है, तो आपने उस पेपर प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि कोशिश यही करनी है कि जितना पुरसकून रह सकते हैं पुरसकून रहें और उस प्रेशर को ओवरकम करने की कोशिश करनी है ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज जो हैं CPR के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से रिलेटेड सॉल्व हो चुकी होंगी। तो बाकी आप लोग जब अपने पोर्टल पे जाएंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आप लोगों की ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।